So we are studying Indian economy. In this book basically we cover all aspects during the colonial rule and before the colonial rule. So our first chapter is Indian economy on the eve of independence. So in this chapter we cover these 2 points. So हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया किस पोजीशन में था, मतलब इनकम क्या थी, जीडीपी कितना था, कितनी गरीबी थी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम. और सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा कि उन फैक्टर्स को समझेंगे जिनकी वजह से हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड रही है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये आता कि हमारे लिए चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है. अभी देखो, जो हमारी कंट्री की जो इकनॉमी है वो हमें पता है कि प्रेजेंट क्या है. अब आगे हमारे फ्यूचर्स में भी जितने भी प्लान्स हैं हम कुछ उनसे फेमिलियर है, बट पास्ट भी पता होना ज़रूरी है. आज जो इकनॉमी है हमारी कंट्री की पहले ऐसी नहीं थी, तो हमें पता होना चाहिए. तो हमारे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. तो इसमें क्या है, इंडियन इकनॉमी जो थी वो इंडिपेंडेंट थी ब्रिटिश रूल के पहले, बट मतलब एग्रीकल्चर मेन सोर्स था रोज़गार पाने के लिए. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनमें सुपीरियर माना जाता था हमारा इंडिया, मतलब उसकी क्वालिटी के लिए कि मतलब बहुत फ़ाइन क्वालिटी होती थी प्रोडक्ट्स की. मेटल एंड स्टोन वर्क होता था, उनकी भी बहुत फ़ाइन क्वालिटीज़ होती थी. बट जैसे कॉलोनियल रूल आया, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए हमारी इंडिया में, वैसी चीज़ें चेंज होने लगी. दे यूज्ड इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स इन ब्रिटेन. सो इससे हुआ क्या, हमारी कंट्री की जो इकनॉमी थी वो ख़राब हुई और हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड रह गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली. सो हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड कैसे रह गई. देखो, ब्रिटिशर्स का मेन फोकस क्या था, रॉ मटेरियल इंडिया से सप्लाई करना अपनी कंट्री में, उसके बाद उसे फिनिश्ड गुड वहाँ पे बनाना और इंडिया में आके दोबारा से उसे बेचना अच्छे प्राइस पे. ठीक है, इनसे उनको प्रॉफिट हुआ काफ़ी, इसलिए हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड रह गई. ठीक है, और वो हमारी चीज़ों का एक्सप्लॉइट करते थे लेने के लिए कि हमें अपनी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, उनकी चीज़ें यूज़ करनी है. इसलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो हमारी इकनॉमी जो थी उस टाइम पे वो सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से टिकी हुई थी. 85% जो लोग थे उस टाइम पे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे. ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो हमारी थी वो लो हो गई. ठीक है, एंड दैट लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू स्टैग्नेशन का मतलब स्थिरता नहीं थी चीज़ों में, या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ एक्टिविटी एंड ग्रोथ. और स्टैग्नेशन का एक मेन रीज़न था ज़मींदारी सिस्टम. आपने वर्ड सुना भी होगा. अब ज़मींदारी सिस्टम क्या था कि जो लोग उस पर्टिकुलर ज़मीन पे खेती कर रहे थे उनको कुछ प्रॉफिट नहीं होता था उससे. ठीक है, सारा प्रॉफिट उन्हें ज़मींदार को देना पड़ता था और ज़मींदार सिर्फ उन्हें कुछ हिस्सा देते थे उसमें से. जैसे अगर उन्होंने गेहूँ उगाया उस ज़मीन पे तो उन्हें बस साल भर में थोड़े से गेहूँ दे दिए उन्हें. ठीक है, और बाकी का जितना भी प्रॉफिट हुआ अपने पास रख लेते थे. और बाद में ऐसा कर दिया गया, मतलब एक फ़िक्स्ड अमाउंट उन्हें हर साल पे करना पड़ता था अपनी लैंड के लिए. ठीक है, ब्रिटिशर्स को, मतलब ज़मींदार्स को, और फिक्स डेट होती थी. और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे, मतलब उस फिक्स डेट पे अगर वो नहीं कर पाते थे, वो अपने ज़मीन पे से सारे अपने अधिकार खो देते थे. तो उस टाइम पे ज़्यादा ना ही टेक्नोलॉजी होती थी, ना ही फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो पाते थे, ना उस टाइम पे होते ही नहीं थे फर्टिलाइज़र्स. तो खेती में भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था और वो फार्मर्स जो थे जिस लैंड पे वो काम करते थे वो अपना रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे टाइम पे. ठीक है, रेवेन्यू मतलब जो वो प्रॉफिट कमाते थे, जो उन्हें फिक्स्ड रेट देना होता था ब्रिटिशर्स को, वो नहीं चुका पाते थे. सेकंड पॉइंट, हमारे इंडिया में कैश क्रॉप भी बहुत होती थी उस टाइम पे, जैसे कि इंडिगो की खेती बहुत होती थी हमारे. तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि फार्मर्स को कहते थे कि तुम फूड क्रॉप ना उगाओ, तुम कैश क्रॉप उगाओ. उनको कैश क्रॉप बोलते हैं, मतलब जिनसे पैसा आता है. कैश क्रॉप एक तरह से वो फूड क्रॉप जैसे खाने के सामान हो गया वो. तो ब्रिटिशर्स हमारे फार्मर्स को कहते थे कि तुम कैश क्रॉप उगाओ. ठीक है, ताकि
ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो, तो इस तरह से एग्रीकल्चर में भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिला हमें उस टाइम पे, मतलब हमारा जीडीपी रेट कम ही हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग की तरह इंडस्ट्रियल बेस भी इंडिया नहीं बना पाया कुछ ज़्यादा अच्छे से। इवन वर्ल्ड क्लास फेमस हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, और ना ही फिर इनकी जगह कोई मॉडर्न इंडस्ट्री ले पाई इंडिया की, क्योंकि उन्हें अलाउ ही नहीं था उस टाइम पे कि मतलब कोई उन्हें आके उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई मॉडर्न इंडस्ट्री आए और उन्हें हरा सके, हम ये कह सकते हैं। ब्रिटिशर्स का मेन फोकस क्या था कि यहाँ से एक्सपोर्ट को बंद करना, मतलब फिनिश गुड्स को, ताकि रॉ मटेरियल उनकी कंट्री में सप्लाई हो सके, ठीक है। और सेकंड पॉइंट उनका क्या था कि इंडिया की ही मार्केट को यूज़ करना अपने फिनिश गुड को बेचने के लिए, ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और उनकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ अपनी जगह जमा सके उस टाइम पे, क्योंकि उनकी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ नई थी, तो वो भी अपनी जड़ें जमाना चाहती थी, जिनके लिए उन्होंने इंडियन मार्केट को यूज़ किया। बट इससे इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। जो वर्कर्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, अब वो फ्री बैठे हुए थे, उनके पास कुछ काम नहीं था, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और इससे हमारे अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही थी। मतलब लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे थे, क्योंकि वो सस्ता लग रहा था उन्हें, और हैंडीक्राफ्ट जो होता था वो थोड़ा कॉस्टली होता था, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा होती थी। अब उन्हें फिनिश्ड गुड मिल रहा है, एक तो मशीन से उनके गुड्स बनते थे और हमारे यहाँ पे हाथों से बनते थे, तो हमारी इंडियन मार्केट ज़्यादातर उनकी तरफ भाग रही थी, तो इससे हमारे अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही थी, ठीक है, और उनकी डिमांड बढ़ रही थी। एंड देन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, मॉडर्न इंडस्ट्रीज began to take root in इंडिया। बट इसकी प्रोसेस जो थी उस टाइम बहुत स्लो थी। उसकी वजह क्योंकि यहाँ की जो जूट और कॉटन टेक्सटाइल थी were dominated by Indians in only western states, but jute textiles were dominated by the foreigners. After Second World War, some companies were also incorporated, like टिस्को आई थी उस टाइम पे, और भी बहुत सारी कंपनीज आई थी हमारी छोटी मोटी, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोई सीमेंट, पेपर, मतलब ये सारी उस टाइम पे नई कंपनी आई थी हमारी खुद की। बट फिर भी इससे कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब जो अपने टूल्स, अपनी मशीन्स खुद बना सके, ठीक है। तो इसलिए हमारे इसमें तो मतलब फ़ायदा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी, इसलिए जीडीपी हमारा रेट पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे इन तीनों सेक्टर में हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेन ट्रेड। इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशियंट टाइम से ही, बट ब्रिटिशर्स की रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ की वजह से ये फॉरेन ट्रेड भी अफेक्ट हुई हमारी। इंडिया बिकेम्स एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ब्रिटेन मेंटेन अब मोनोपोली ओवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, और सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के साथ ही अलाउड थी, लाइक चाइना, श्रीलंका, पर्शिया। और जैसे ही स्वेज कैनाल से फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुई, तो ब्रिटिश कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ गई फॉरेन ट्रेड पे। इससे एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हुई हमारी कंट्री में, एंड एज अ रिज़ल्ट हमारी कंट्री में अपनी ज़रूरत के सामान ही अवेलेबल नहीं हो पाता था अपने लोगों को। मतलब प्रॉफिट तो हो रहा था एक्सपोर्ट जो हो रहा था उसकी वजह से, बट साथ साथ हमें एक तरह से लॉस भी हो रहा था। हम अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट को कमज़ोर बना रहे थे। हमारे पास खुद की ज़रूरतों के लिए, कुछ अपनी सिंपल नेसेसिटी के लिए, खुद के लिए सामान नहीं होता था, तो हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को कमज़ोर बना रहे थे। बट इस प्रॉफिट से गोल्ड और सिल्वर में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं देखा गया, और ये प्रॉफिट या फिर हम सरप्लस कह सकते हैं, का हमने
अपने एक्सपेंसेस चुकाने में, या लड़ाई वगैरह उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, या ब्रिटिशर्स को हमें कोई एक्सपेंसेस चुकाने होते थे, उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें टैरिफ्स वगैरह देने होते थे, तो उनको चुकाने में हमें सरप्लस को यूज़ करते थे। तो वो सरप्लस भी कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। एंड ऑल ऑफ दिस लीड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, मतलब हम अपनी ही वेल्थ लुटा रहे थे बाहर एक्सपोर्ट कर करके, जिससे हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा नुकसान में थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेमोग्राफिक कंडीशन, मतलब उस टाइम पॉपुलेशन की क्या कंडीशन थी। ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन की काफ़ी डिटेल सामने आई है जब 1881 में सेंसस हुआ था। इससे मेनली ये पता चला कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा अनइवन है। फिर बाद में हर 10 साल में सेंसस होने लगा। 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज में था। 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज में था, मतलब पॉपुलेशन जब अनइवन होती थी तो उसकी पहली स्टेज में था। देन सेकेंड स्टेज बिगेन आफ्टर 1921, और उस टाइम ना ही पॉपुलेशन ज़्यादा थी और ना ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, और सोशल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं था। लिटरेसी रेट 16% से भी ज़्यादा कम था, और फीमेल्स एजुकेशन रेट तो बिल्कुल ही नामात्र था। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी अच्छी तरह से। अगर किसी या कोई बीमारी हो जाती है या कोई पेंडेमिक आ जाता है अगर, तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम उसको कंट्रोल कर सके। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास अच्छी। वाटर और एयरबोर्न डिजीज़ अनलिमिटेड थी उस टाइम पे, तो उसकी वजह से हमारा मोरालिटी रेट भी ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा था। बीमारियाँ थी, सुविधाएं नहीं थी, तो लोग जल्दी मर रहे थे। इन्फेंट मोरालिटी रेट बहुत ज़्यादा देखने वाला था, भयानक था, मतलब हम ये कह सकते हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक तरह से अफेक्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा लो थी। बट हमारे पास कोई रिलायबल डाटा नहीं है, तो हम एग्जैक्ट ये नहीं जान सकते कि पॉवर्टी कितनी थी उस टाइम पे। हाँ, ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा ही होगी, बट एग्जैक्ट कोई प्रूफ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कितनी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हमें, कि पहले 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट अब 70 to 75% आफ्टर इंडिपेंडेंस 70 to 75% लोग वहाँ काम कर रहे थे। सर्विस सेक्टर में ज़्यादा एडवांसमेंट ना होने की वजह से आप ये कह सकते हो उस टाइम पे ज़्यादा स्किल्स नहीं थी, तो सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूशन था, और बचा हुआ 15 to 20% मैन्युफैक्चरिंग में था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल की ऑब्जर्वेशन ये बोल रही थी कि लोग अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होना कम कर रहे हैं। देयर इज़ इंक्रीज वर्कफोर्स ऑन द सर्विस सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम मतलब 200 साल ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था, तो उसमें हमारी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी उन्होंने की है हमारे लिए। तो कॉलोनियल रूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवेज़ हो गए, पोर्ट्स हो गए, या टेलीग्राम उस टाइम पे डेवलप हुई थी, तो ये सारी चीज़ें भी डेवलप हुई थी। हाँ, इनकी डेवलपमेंट का मोटिव हमारा फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो लोग अपनी फैसिलिटीज़ अपने इंटरेस्ट के लिए ये सब कर रहे थे, बट फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें भी हो रहा था उस चीज़ का, और आज तक है। रोड जो पहले के बने हुए थे उन पे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकते थे, तो उन्होंने नए रोड बनवाए, और उन्हें रॉ मटेरियल पोर्ट तक पहुंचाने में मतलब प्रॉब्लम होती थी। रेनी सीज़न में गांव तक जाने में, मतलब कच्चे सड़क थी तो गांव तक जाने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, वो अपना सामान नहीं लेके आ सकते थे। तो और गांव के लोग भी इस चीज़ से सफ़र करते थे, बट इससे भी बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था हमारी कंट्री को, जो कि था रेलवे का। सबसे बड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था रेलवे का। उन्होंने 1850 में ट्रेन स्टार्ट करी। फर्स्ट ट्रेन बॉम्बे टू थाने चली थी, और सिर्फ यही एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिला है। अब लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे, जियोग्राफिकल बैरियर्स ख़त्म हुए, और इनलैंड ट्रेड्स और सी लेन्स को भी डेवलप किया गया, बट ये कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि कोस्ट वगैरह को बनाने में टाइम लगता है, और इकोनॉमिकल नहीं था ज़्यादा।
इसलिए मतलब रेलवे को कॉम्पीट नहीं कर सकती थी ये सब चीज़ें। पोस्टल सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस हुई, और भी टेलीग्राम भी इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारी नई नई चीज़ें उन्होंने वो लेके आए हमारी कंट्री में। तो सोशल बेनिफिट था हमें इन सब चीज़ों का। तो इस चैप्टर में हमने 2 सेंचुरी तक ब्रिटिश ने रूल किया, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर ज़्यादा था और प्रोडक्टिविटी कम, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ तो चुका था, बट रिसोर्सेज की कमी से हम वहाँ पे सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस हुए, मोरालिटी रेट क्या था उस टाइम पे, हेल्थ कैसी थी, पुअर्टी कैसी थी। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। दैट्स ऑल।